वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या होता है, प्रकृतिवाद की परिभाषा, प्रकृतिवाद के सिद्धांत और प्रकृतिवाद के गुण व दोष, प्रकार और प्रकृतिवाद पर कुछ ट्रिक्स भी। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो शुरू करते हैं। प्रकृतिवाद क्या होता है? तो प्रकृतिवाद एक दार्शनिक चिंतन है। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है नेचर। तो यह विचारधारा क्या मानती है कि नेचर ही बेसिक चीज़ है, नेचर हमारा मूल तत्व है और पूरा ब्रह्मांड का जो करने वाला है वो नेचर है। जो पूरे ब्रह्मांड का जो करता है यानी करने वाला है उसे नेचर कहते। और उपादान मतलब कारण भी है, पूरे ब्रह्मांड का कारण भी क्या है? वो नेचर है। प्रकृति ही ब्रह्मांड का कर्ता और प्रकृति ही ब्रह्मांड का कारण है। यह वह विचारधारा या मान्यता है कि विश्व में केवल प्राकृतिक नियम या बल ही कार्य करते हैं। प्राकृतिक नियम ही कार्य करते हैं, कोई भी अति प्राकृतिक या आध्यात्मिक नियम कार्य नहीं करता। यानी प्रकृति यानी जो हमारा ये विश्व है उसमें वही नियम काम करेंगे जो प्रकृति के अनुरूप है या अपनी प्रकृति के अनुसार हैं। प्राकृतिक नियम ही कार्य करेंगे। अगर हम कहें तो अगर हमने ऊपर बॉल फेंकी है तो वो नीचे आके ही गिरेगी, ये प्राकृतिक नियम है। इससे ऊपर बॉल ऊपर चली जाए ऐसा संभव नहीं है। ऊपर भेजने के लिए फिर पलायन वेग के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो वाद है ये मानता है कि जो भी है वो प्रकृति है और प्रकृति के नियम से ही पूरा विश्व संचालित है। अब हमको तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो जल्दी से देखते हैं प्रकृतिवाद के रूप। प्रकृतिवाद के 3 रूप डिस्कस किए जाते हैं, पदार्थ विज्ञान, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जीव वैज्ञानिक क्रम प्रकृतिवाद। तो 3 हैं। अब पदार्थ प्रकृतिवाद क्या कहता है? तो पदार्थ प्रकृतिवाद पदार्थ विज्ञान पर आधारित है। वो ये कहता है कि समस्त प्रकृति में अणु विद्यमान है और पूरे दुनिया की रचना इन्हीं अणु तत्वों से हुई है। ये आप सारे जो प्रकृति है वो इन अणु तत्वों से बनी है। और ये जो वाद है पदार्थवाद, ये मनुष्य को भी पदार्थवाद के नियम के यानी पदार्थ विज्ञान के नियमों के अनुसार ही समझने का प्रयास करता है और मनुष्य की आंतरिक प्रकृति से इसका कोई लेना देना इस वाद का, इस थ्योरी का नहीं है। और लेकिन चूंकि हम जानते हैं शिक्षा हमारे आंतरिक या शिक्षा हमारे मानवीय मूल्यों से प्रभावित मानवीय प्रक्रिया है एक, इसीलिए शिक्षा का संबंध हमारे आंतरिक प्रकृति से। तो इसीलिए इस पदार्थ विज्ञान का शिक्षा से दूर दूर तक कोई योगदान या दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो पदार्थ विज्ञान का शिक्षा से कोई संबंध विशेष तौर पर नहीं है। फिर यंत्रवादी, यंत्रवादी प्रकृतिवाद ये कहता है कि सभी जो सृष्टि है वो यंत्रवत है, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक मोड में चल रही है और जो पदार्थ और गति से निर्मित है। इसका भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। फिर आता है जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद। तो जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद में ये जो जीव विज्ञानी हैं ये विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं। विकास मतलब इवोल्यूशन। तो प्रकृति जो है बनी है वो इवोल्यूशन, या दुनिया जो बनी है वो जैव विकास से बनी है, इवोल्यूशन से बनी है, क्रमिक विकास से बनी है। तो एक पहले सिंपल प्राणी थे, सिंपल प्राणी से बन गए हैं कॉम्प्लेक्स प्राणी, तो इसको हम कहते हैं जैव विकास। और ये इसी थ्योरी को मानने वाले, इसमें जैसे लेमार्क और डार्विन का है तो डार्विन के क्रम सिद्धांत से ये ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेमार्क ने भी अपना अलग सिद्धांत दिया था और डार्विन का सिद्धांत ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा। इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन और 1859 में लिखी थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक ये थी और ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के नाम से भी आती है। पूरा नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की किताब है। तो ये विकासवादी परंपरा वाले यानी जीव विज्ञान की जो प्रकृतिवाद वाले वो डार्विन के
विकासवादी परंपरा को स्वीकार करते हैं और इसके अनुसार मनुष्य सबसे विकसित प्राणी होता है। मनुष्य ने अपनी भाषा भी विकसित की है, संस्कृति विकसित की है, सामाजिक जीवन विकसित किया है और ये जो विकास है इसको ये स्वीकार करते हैं और इसीलिए इस परंपरा का या इस वाद का शिक्षा में योगदान माना जा सकता है। ऊपर के दो पदार्थ विज्ञान और यंत्रवाद का योगदान नहीं है, जैव विकास वाले का योगदान इसमें है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये एक नया है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल या रूमानी प्रकृतिवाद। तो इसके ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट ये हो सकता है। और रूमानी प्रकृतिवाद मतलब क्या है कि रूमानियत की हद तक, रोमांस की हद तक प्रकृतिवाद से के बारे में बात करें, यानी बहुत अधिक प्रकृतिवाद पर फोकस कर रहे हैं, इस विचारधारा पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस विचारधारा पर फोकस करने वालों में सबसे ज़्यादा नाम आता है रूसो का। तो रूसो को इस विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। कौन सी विचारधारा का? रूमानी प्रकृतिवाद का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि क्लासिकल या रूमानी प्रकृतिवाद का फादर कौन है? तो आप बताओगे रूसो। रूसो, तो ये रूसो है। इसके बाद भारतीय समर्थक कौन है? तो ये भी एक प्रश्न बनता है। ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर भी प्रकृतिवादी थे और वो प्रकृति की गोद में ही शिक्षा देने के समर्थक थे, शिक्षण करने के समर्थक थे, शिक्षा देने के समर्थक थे। प्रकृतिवाद का जनक किन्हें माना जाता है? सामान्यतः बहुत सारी किताबों में कहीं कहीं कुछ अलग भी दे रखा है, लेकिन एक मोटे तौर पर यही है कि रूसो को ही प्रकृतिवाद का जनक मान लिया जाता है। और इस आंदोलन का जो शुरुआत की थी प्रकृतिवाद की, शिक्षा में प्रकृतिवाद का आंदोलन बेकन व कमेनियस ने प्रारंभ किया था और रूसो ने इसे क्लाइमैक्स पर ले गया, इसीलिए रूसो को ही प्रकृतिवाद का जनक कहते हैं। और प्रकृतिवाद पर यानी प्रकृतिवादी शिक्षा पर, प्रकृतिवादी शिक्षा का जनक कहेंगे, प्रकृतिवादी शिक्षा का जनक। और यहाँ पर आपका देखेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा पर क्रमबद्ध विचार जो प्रस्तुत किए थे वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किए थे एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मोरल एंड फिजिकल पुस्तक में। तो ये इनकी पुस्तक का नाम भी है, पुस्तक का नाम भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्पेंसर आप बार बार पढ़ोगे, हर्बर्ट स्पेंसर्स। आगे है प्रकृतिवाद का शैक्षिक पक्ष। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रकृतिवाद के ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रकृतिवाद शिक्षा को क्या मानते हैं? एक लचीली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। ये नहीं कहते कि प्रकृतिवाद एक रिजिड प्रोसेस है, पत्थर है कि उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षा एक लचीली है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है जिसमें बदलाव संभव है। प्रकृतिवादी जो हैं वो बालक को एक निष्क्रिय ऑडियंस नहीं मानते कि आप क्लास में गए और टीचर बन गए और बोलते गए और बच्चा बेचारा एक श्रोता की तरह उसे सुनता रहा, आपने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बोलना शुरू कर दिया। तो प्रकृतिवादी इसके समर्थक नहीं थे। प्रकृतिवादी कहते हैं कि बालक कोई निष्क्रिय श्रोता नहीं है, एक ऑडियंस नहीं है कि आप बोले जाओ, गाना गा रहे हो आप, ऑडियंस जैसे सुनती रहती है, आप गाना गाते रहते हो। ऐसा नहीं है कि अध्यापक बोलता रहे और बालक सुनता रहे। बालक कोई निष्क्रिय श्रोता नहीं है। तो ये प्रकृतिवादी कहते थे बालक भी इस प्रोसेस में इंटरेक्शन करेगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार बहुत सारे पेपर में ये पूछा जाता है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का निर्धारण बालक की सामर्थ्य, रुचि, प्रेरणा, मानसिक योग्यता तथा बालक के परिवेश के अनुसार होनी चाहिए। तो ये कहते हैं, इन्होंने बालक को महत्व दिया है और उन्होंने कहा है कि बालक की शिक्षा किस आधार पर होनी चाहिए। बालक की शिक्षा उसकी कैपेसिटी कितनी है। आप उसके ऊपर लाद दिए कि होमवर्क करके लाओ भाई, छोटा सा बच्चा है और होमवर्क आपने बहुत ज़्यादा दे दिया, तो ये अगेंस्ट द कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड है। चाइल्ड की और इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट भी उस विषय में होना चाहिए जिस विषय को आप पढ़ा रहे हो। प्रेरणा, मानसिक योग्यता और बालक का परिवेश, इनको आधार मान के ही शिक्षा का निर्धारण होना चाहिए, ऐसा प्रकृतिवादी कहते।
प्रकृतिवादियों के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा जो है वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में नहीं दी जाती, कृत्रिम वातावरण में नहीं दी जाती, बल्कि प्राकृतिक वातावरण में ही दी जाती है। तो ये प्रकृतिवादी इसीलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने कहा कि शिक्षा जो दी जानी चाहिए वो प्राकृतिक वातावरण में दी जानी चाहिए और बच्चे की प्रकृति के अनुसार दी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं प्रकृतिवादी विचारकों के शिक्षा के संबंध में कथन। तो ये कथन शिक्षा का एक जो हमारा पहला ही यूनिट है उसमें शिक्षा है क्या, शिक्षा की परिभाषा, तो वो परिभाषा वाला प्रश्न आने की संभावना रहेगी। और परिभाषा का देखो, या तो महात्मा गांधी भारतीय में से पूछेगा तो शिक्षा की परिभाषा महात्मा गांधी से, रविंद्रनाथ टैगोर से, विवेकानंद से, और अगर पाश्चात्य में से पूछेगा तो इसीलिए यहाँ पर ये मैंने दे रखी है, फिर प्रकृतिवादियों से ही पूछने की संभावना बनती है। तो शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना। ये किसने कहा था? स्पेंसर ने। समझ लीजिए हमारे अंदर ये बालक है या हम खुद हैं, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। ये आंतरिक जो हमारी शक्तियाँ हैं इनका एडजस्टमेंट ये बाहरी वातावरण है, संसार है, दुनिया है, समाज है हमारा। इस आंतरिक शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना ही शिक्षा है। तो जो हमारे अंदर है उसको हम समाज के साथ समन्वित करें, कोऑर्डिनेट करें, एडजस्ट करें, इसी को कहते हैं शिक्षा। और ये किसने कहा था? स्पेंसर। इसके बाद रूसो ने क्या कहा? रूसो कहते थे शिक्षा बालक की प्राकृतिक शक्तियों और योग्यताओं का आंतरिक विकास है। तो रूसो कहते थे कि शिक्षा जो है बालक के पास, वो कहते थे कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, यानी आपका पावर्स हैं और एबिलिटीज़ हैं। तो पावर और एबिलिटीज़ का जो विकास करना है उसी को कहते हैं शिक्षा। इसके अलावा शिक्षा अंदर से, ये भी रूसो का ही कथन है, शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, बाहर से होने वाली वृद्धि नहीं है, यानी शिक्षा आंतरिक है, बाह्य नहीं है। ये स्टेटमेंट भी रूसो का है। अगला है स्टेटमेंट, ये भी रूसो का है, छात्रों को कोई मौखिक उपदेश मत दो, उन्हें प्रकृति की गोद में अनुभवों द्वारा सीखने दो। बहुत इम्पोर्टेंट कथन है रूसो का कि प्रकृति की गोद में ही सीखने दो। ये कौन कहते हैं? रूसो। प्रकृति चाहती है कि बालक मनुष्य बनने से पहले बालक ही रहे। यदि हम इस क्रम को बदलेंगे तो हम अगते फल उत्पन्न करेंगे जिसमें थकावट की सुगंध ना होगी। बहुत अच्छा कथन है ये रूसो का। रूसो इसके जरिए से कह रहे हैं कि बच्चे को, रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा और सकारात्मक शिक्षा, दो भागों में शिक्षा को बांटा था और बच्चे को कहा था कि निषेधात्मक शिक्षा देनी चाहिए शुरुआत में। यही उनका कथन यहाँ पर ध्वनित हो रहा है कि अगर हम बच्चे को सकारात्मक शिक्षा देते हैं तो बच्चे को एडल्ट बना दिया जाता है। प्रकृतिवादियों से पहले बच्चे को एक छोटा प्रौढ़ माना जाता था, लेकिन प्रकृतिवादियों ने बालक को बालक बनाने पे जोर ज़्यादा दी और कहा कि अगर हम बालक को जल्दी मनुष्य बना देंगे तो इसका मतलब हम अगेती फसल या अगेते फल पैदा कर रहे हैं और इसमें थकावट की सुगंध नहीं होंगी, जो बहुत जल्दी से बच्चे बड़े बना दिए जाएंगे। तो इसीलिए रूसो कहता था कि निषेधात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बालक बालक ही बना रहे, एडल्ट या प्रौढ़ न बन जाए। अब प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं में सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट, प्रकृतिवादियों ने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। तो आपका प्रकृति की ओर लौट जाए। प्रकृतिवादी कृत्रिम वातावरण और समाज द्वारा रचित परंपराओं, रूढ़ियों और अपरिपक्व नीतियों का विरोध करते हैं और ये प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्रकृति की गोद में ही बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद पुस्तकीय ज्ञान व्यावहारिकताहीन है। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान अव्यावहारिक है और महत्वहीन है। बालक को कहाँ सीखना चाहिए? प्रकृति में अपने आप स्वक्रिया करके अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, ना कि पुस्तकों से। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवादी की जो शिक्षा है वो बालक केंद्रित है। बालक की रुचियों के अनुसार
बालक की कैपेसिटी के अनुसार, बालक की इच्छा के अनुसार शिक्षा देने का प्रयास, ये प्रकृतिवादी कहते हैं कि इस तरह से इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा में गुरु नहीं शिष्य प्रधान है। तो बहुत अच्छी लाइन भी है कि ये कथन किनके बारे में होता है, तो आप कहोगे प्रकृतिवादियों के बारे में। बालक प्रधान शिक्षा का क्या अर्थ है? बालक को उसकी रुचियों, आवश्यकताओं, सामर्थ्य यानी कैपेसिटी, परिवेश, गति और अभिक्षमता के आधार पर ही, अभिवृत्ति के आधार पर ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और प्रदान भी की जानी चाहिए। तो प्रकृतिवादी बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक हैं, और बाल केंद्रित शिक्षा में भी वो ये कहते हैं कि बच्चे को उसकी आवश्यकताओं, रुचियों, सामर्थ्य, परिवेश, गति, अभिक्षमता और अभिवृत्ति के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए, और बालक को भी ऐसे अपने इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर या इन्हीं के आधार पर ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। रॉस के अनुसार प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बालक का है, ना कि शिक्षक, पुस्तक व अध्ययन के। ये एक अच्छा कथन है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये देखा भी है 1-2 बार पेपर में, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बालक का है। इसके बाद अगला जो विशेषता है प्रकृतिवादी शिक्षा की, वो है लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल। तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं उनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। अगर आप प्राकृतिक नियम का पालन करेंगे तो लोकतंत्र की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। इसके अलावा प्रकृतिवादी लिंग आधारित विभेदीकरण के भी विरोधी थे। शिक्षा में वो किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष का भेद को स्वीकार नहीं करते थे और सह शिक्षा पर बल देते थे। इसके अलावा प्रकृतिवादी शिक्षा जो है वो प्रगतिशील शिक्षा है, यानी जो शिक्षा है वो शनै शनै आगे बढ़नी चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए रूसो ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। और इन्हीं के अनुरूप शिक्षा का पाठ्यक्रम, इन्हीं के अनुसार शिक्षा का देने का प्रावधान उन्होंने किया है। इसके बाद अगली विशेषता है ज्ञान के द्वार इंद्रियां। प्रकृतिवादी कहते हैं कि इंद्रियों का प्रयोग करके ही ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, इसीलिए इंद्रिय प्रशिक्षण जो है अनिवार्य है। तो प्रकृतिवादी ज्ञान के लिए इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देते थे। तो यहाँ रूसो का कथन भी है, शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान के द्वार खोलने चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान के द्वार खोलने चाहिए। प्रकृतिवाद के ये विशेषताएं थीं, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रकृतिवाद कहते थे कि बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, पुस्तकीय ज्ञान का महत्व नहीं होना चाहिए और प्रकृति का महत्व अधिक होना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान अव्यवहारिक है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। और इसके अलावा लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल इन्होंने दिया, सह शिक्षा पर बल दिया, प्रगतिशील शिक्षा पर बल दिया, इंद्रियों प्रशिक्षण पर भी बल दिया। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य हम डिस्कस करते हैं। तो प्रकृतिवादी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो रूसो की कोटेशन से क्लियर होता है कि मनुष्य के प्रकृति के अनुरूप ढालना होना चाहिए। रूसो ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति के अनुरूप ढालना होना चाहिए। ये सब कथन इम्पॉर्टेंट है, 1 या 2 कथन पेपर में आ जाते हैं। अब ये कौन से कथन आएंगे ये तो बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए इन जो विचारधाराओं में आप देखोगे तो मैं कथन काफ़ी इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको ये कथन याद रहें। आगे है मैकडूगल। मैकडूगल के रूसो के तो बहुत सारे कथन हैं, मैकडूगल का ये बहुत कम कथन है। शिक्षा का उद्देश्य मूल प्रवृत्तियों का शोधन है, यानी मूल प्रवृत्तियाँ जो हमारी होती हैं उनको रेक्टिफाई करना, उनको साफ करना काम किसका है? शिक्षा का। डार्विन कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना है। तो डार्विन ने पुस्तक भी लिखी थी, मैंने बताया था 1859 में पब्लिश हुई थी,
वो पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन हमेशा फोकस करते थे जीवन संघर्ष पर, यानी नेचुरल सिलेक्शन पर। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के लिए भी परिभाषा इसी तरह से ही दी कि डार्विन जो है जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, ये डार्विन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद लेमार्क का शिक्षा का उद्देश्य है प्रकृति से अनुकूलन करना, प्रकृति से अनुकूलन करना। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनका एक कथन बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि जो कुछ कर सकता है वो कुछ काम कर सकता है, और जो कुछ नहीं करता वो शिक्षण करता है या शिक्षा देता है, ऐसा इन्होंने कहा था। एक कथन ये बहुत इम्पोर्टेंट इनका। और आज बहरहाल ये वाला कथन देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य जातीयता का विकास करना है। टीपी नन, इनका क्या कथन है शिक्षा के संदर्भ में? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें मुझे लगता है डार्विन का भी देने का संभावना बनती है, क्योंकि डार्विन आमतौर पर शिक्षाविद तो नहीं माने जाते, इसीलिए वो दे सकते हैं ताकि कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए। इसमें क्या हो सकता है कि आपको ये दे दें कि शिक्षा का ये कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। तो सामान्यतः लोग डार्विन को आंसर डार्विन देने में या डार्विन के ऑप्शन को क्लिक करने में हिचक महसूस करेंगे, तो ध्यान रखेंगे। आगे हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षा के इन्होंने उद्देश्य बताए हैं आत्मरक्षा संबंधी, यानी सबसे पहले आप अपनी रक्षा करोगे, फिर जब आप रक्षा अपनी कर लोगे तो नेचुरल सी बात है बड़े हो जाओगे, जीविका उपार्जन करोगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी, संतति के पालन संबंधी उद्देश्य, सामाजिक सामंजस्य संबंधी उद्देश्य और अवकाश के सदुपयोग संबंधी उद्देश्य। तो हर्बर्ट स्पेंसर के नाम पर ये आ सकता है कि शिक्षा का क्या होना चाहिए उद्देश्य। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए आत्मरक्षा संबंधी गुणों के विकास का उद्देश्य, जीविका उपार्जन संबंधी, फिर संतति के पालन संबंधी और सामंजस्य स्थापित करने संबंधी, और लास्ट है अवकाश के। तो इसको याद करना बहुत इजी है, ट्रिकी तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप खुद पैदा होते हैं और पैदा होते ही खाते पीते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, तो ये तो हो गया आत्मरक्षा संबंधी शिक्षा का उद्देश्य। फिर आप बड़े हो जाते हैं, कुछ खाना मतलब कुछ कमाते खाते हैं, यानी नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं तो कमाते हैं, यानी जीविका उपार्जन संबंधी सेकंड स्टेप। फिर आपकी शादी हो जाती है और आपके बच्चे हो जाते हैं, तो संतति के पालन संबंधी गुणों के विकास का उद्देश्य हो गया। फिर जब आपके बच्चे भी हो जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, तो आप समाज के साथ एडजस्टमेंट कर चलते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो इसको कहा जाता है सामाजिक सामंजस्य संबंधी। और लास्ट में जब आपका रिटायर हो जाते हैं तो आपके पास हो जाता है अवकाश ही अवकाश, तो अवकाश के सदुपयोग संबंधी सिद्धांत। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य हैं आत्मरक्षा संबंधी उद्देश्य, जब आपकी आत्मरक्षा हो जाएगी तो आप जीविका उपार्जन करोगे, संतति के पालन संबंधी और सामाजिक सामंजस्य संबंधी, और लास्ट में जब आप ये सब करने के बाद रिटायर हो जाओगे तो अवकाश के संबंधी। इस तरह से ये हुआ हमारा शिक्षा का उद्देश्य। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो आगे करेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा का पाठ्यक्रम, ये अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और इतना ही आप इस आज के वीडियो में पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है देव दिशा YTC-DD। एक बार मैं जल्दी से क्विकली आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने प्रकृतिवाद पढ़ा है, प्रकृतिवाद की डेफिनेशन पढ़ी है। प्रकृतिवाद जो प्राकृतिक नियम को ही मानता है कि विश्व में प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कुछ नहीं होता। प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए, जिसमें मैंने बताया था कि पदार्थ विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान के बाद यंत्रवादी विज्ञान, इन दोनों का संबंध शिक्षा से नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो था जीव विज्ञान, ये डार्विन के सिद्धांत पर आधारित है और इसका संबंध शिक्षा से होता है। इसके बाद एक रूमानी प्रकृतिवाद मैंने बताया था, इसमें हमने 2 नाम डिस्कस किए थे, रूसो और भारतीय नाम रविंद्रनाथ टैगोर।
और प्रकृतिवादी शिक्षा के जनक किन्हें माना जाता है? रूसो को शुरुआत हालांकि किसने की थी? बेकन एंड कैमेनियस ने। और एक सिस्टमिक वे में विचार प्रस्तुत किया था प्रकृतिवादी शिक्षा पर, वो हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किताब में किया था, एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मोरल एंड फिजिकल में। इसके बाद प्रकृतिवादी शिक्षा के हमने शैक्षिक पक्ष पढ़े थे। प्रकृतिवादी शिक्षा को लचीली प्रक्रिया मानते हैं, बालक को निष्क्रिय श्रोता नहीं मानते, बल्कि बालक के ऊपर ही शिक्षा को आधारित रखते हैं, बालक को ही शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं और ये कहते हैं कि शिक्षा का निर्धारण बालक की सामर्थ्य, रुचि, प्रेरणा, मानसिक योग्यता और बालक के परिवेश के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रकृतिवादी कहते हैं कि सर्वोत्तम शिक्षा कृत्रिम वातावरण में नहीं बल्कि प्राकृतिक वातावरण में ही दी जानी चाहिए। प्रकृतिवादी विचारकों के जो हमने कथन है वो भी पढ़े, शिक्षा के बारे में रूसो के कथन, और इनको भी आप याद रखेंगे। प्रकृतिवादी और शिक्षा की विशेषताएं बताइए आपको। प्रकृतिवादी की विशेषताएं क्या हैं? प्रकृति की ओर लौटो, पुस्तकीय ज्ञान अव्यावहारिक है, बाल केंद्रित शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का बढ़ावा देना, सह शिक्षा पर बल देना, प्रगतिशील शिक्षा। ये प्रगतिशील शिक्षा और इन ज्ञान के द्वारा इंद्रियां या इंद्रियों प्रशिक्षण पर बल, ये शिक्षा प्रगतिवादी शिक्षा के प्रमुख विशेषताएं थी। इसके बाद इनके उद्देश्य भी हमने डिस्कस किए, जिसमें कुछ कोटेशंस हमने पढ़ी। प्रकृति के अनुरूप ढालना रूसो ने कहा, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का शोधन कहा, डार्विन ने कहा जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, प्रकृति से अनुकूलन कहा लेमार्क ने, और बर्नार्ड शॉ ने जातीयता का विकास कहा। और इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर का हमने पढ़ा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आत्मरक्षा संबंधी गुणों के विकास का उद्देश्य होना चाहिए, जीविका उपार्जन संबंधी, क्रम से हमने ट्रिक से ये पढ़ा, संतति पालन संबंधी, सामाजिक सामंजस्य संबंधी, और लास्ट में हमने पढ़ा अवकाश के सदुपयोग संबंधी। तो ये हमने आज पढ़ा है। इसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD, और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।